चैप्टर 246 शैडो स्पिरिट रिवाइव एल्फ पर इस्तेमाल। एल्फ 100 मीटर दूर जा गिरी और जमीन पर गिरते ही उसके शरीर से और अधिक खून बह निकला। उसका हाथ, जो उसने पेड़ के भारी डंडे को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, अब मांस के पेस्ट में बदल चुका था। वो पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। हमले के प्रभाव ने उसके शरीर को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। उसका माना प्रवाह बिखर गया और उसकी आभा पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रही। विपिन ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वो उसे और कोई मौका देना नहीं चाहता था। विपिन तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए हमले की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो और करीब पहुंचा, एल्फ के चारों ओर सफेद सुनहरी आभा अचानक फूट पड़ी। विपिन को तुरंत अपने कदम रोकने पड़े। उसके चारों ओर हवा में अचानक 20 से ज्यादा सफेद भाले दिखाई दिए। वे बिजली की गति से विपिन की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान एल्फ की चोटें भी तेजी से ठीक होने लगी, यहां तक कि उसका गायब हुआ हाथ, जो अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, प्रकाश तत्व की ताकत से फिर से बनने लगा। विपिन ने उन भालों की गति का आकलन किया। वे गोलियों से भी तेज थे और उनसे आने वाली तीव्र आभा से साफ था कि वे किसी को भी गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। लेकिन विपिन वेग के प्रभाव में था। उसकी आंखें इतनी तेज हो गई थी कि वो उन भालों को साफ साफ देख पा रहा था। विपिन ने तेजी से विंड मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी ताकत के तहत लकड़ी का डंडा हवा के तत्वों से घिर गया। इससे डंडे को घुमाने और झूलने की गति में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब भले ही सफेद भाले बेहद घातक थे, विपिन अपने डंडे के साथ उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही रोशनी के भाले उसके हमले की सीमा में आए, विपिन ने बिना समय लकड़ी के डंडे को इतनी तेजी से घुमाया कि हर भाले को कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि डंडे के चारों ओर पीछे की छवियां बनने लगी। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सभी रोशनी के भाले गायब गए। इसके बाद विपिन बिना रुके एल्फ की ओर तेजी से दौड़ा, जो अभी भी अपनी चोटों को ठीक करने में लगी थी। विपिन को अपनी ओर आते देख एल्फ ने कुछ समय बनाने के लिए उसके सामने एक लाइट शील्ड खड़ी कर दी। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे संघर्ष के दौरान एल्फ के हावभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। लेकिन विपिन को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही शैडो कैप्चर का इस्तेमाल कर लिया था और अब वो पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार था। जब उसकी नजर लाइट शील्ड पर पड़ी तो वो केवल मुस्कुराया। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसे शील्ड पर दे मारा। लकड़ी के डंडे के संपर्क में आते ही शील्ड कांच की तरफ बिखर गई। इस समय विपिन की लड़ाई का तरीका बिल्कुल नेक्रोस जैसा था। जो सामने आए उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना। लाइट शील्ड को तोड़ने के बाद विपिन ने लकड़ी के डंडे को एल्फ के पेट पर पूरी ताकत से मारा। वार इतना भयानक था कि एल्फ एक बार फिर हवा में उछल गई। वो एक चीथड़े वाली गुड़िया की तरह कई बार जमीन पर लुढ़क गई। गिरने के बाद उसने खून के साथ अपने आंतरिक अंग भी थूक दिए। एल्फ के चारों ओर की सुनहरी आभा, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वो लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। उसी समय विपिन के माथे के बीच में स्थित तीसरी आंख चमकने लगी। नेक्रोस के स्किल का उपयोग करते हुए उसकी आंख में भारी मात्रा में माना इकट्ठा हो गई, जो एक गहरे लाल रंग की चमक से जल रही थी। अगले ही पल एक तेज लाल किरण एल्फ के करीब जा गिरी। विस्फोट की ताकत से वो फिर से हवा में उछली और दूर जा गिरी। उसकी आभा अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके आंतरिक अंग बुरी तरह घायल थे। ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी थी और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। नेक्रोस की ताकत का उपयोग करने के बाद विपिन ने एल्फ की दयनीय अवस्था को देखा। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। विपिन के मन में एक विचार आया, अगर धरती के वे लड़के और लड़कियां जो एल्फ को लेकर दीवाने हैं, ये देख ले कि मैंने एक खूबसूरत एल्फ को इस हाल तक पहुंचा दिया है, तो शायद वे अपने काल्पनिक एक्सकैलिबर लेकर मुझे मारने आ जाएं। जब वो एल्फ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो खुद को ठीक करने के लिए प्रकाश तत्व का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी चोटों की गंभीरता देखते हुए विपिन को यकीन था कि वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। एल्फ का चेहरा भावशून्य था। उसकी आंखें खोखली लग रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में अब भी एक अडिगता थी। विपिन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? ये आखिरी वार से पहले उसकी एकमात्र कोशिश थी। विपिन के सवाल के बावजूद एल्फ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए खुद को ठीक करने की कोशिश करती रही, जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। ये सचमुच मानसिक रूप से अस्थिर है ना?
विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने डंडे को अपनी जगह वापस रखा और अपनी मेघास्त्र तलवार निकाल ली। विपिन को इस समय कोई अनहोनी नहीं होने देनी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट या सहानुभूति के तलवार को सीधा एल्फ के दिल में घूम दिया। एल्फ ने जिस तरह से पूरी लड़ाई लड़ी थी, उससे यह साफ था कि वो उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसे मारते समय विपिन के अंदर कोई अपराधबोध नहीं हुआ। तलवार उसके दिल में गहराई तक धंस गई। एल्फ की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चारों ओर की सफेद प्रकाश तत्व की आभा पूरी तरह गायब हो गई और उसका शरीर ठीक होना बंद कर चुका था। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। उसकी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी थी। विपिन ने गहरी सांस ली और मेघास्त्र तलवार को उसके दिल से बाहर निकाला। उसने एल्फ की ओर देखा, एक हल्की निराशा के साथ। उसे उससे कुछ खास मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो देखते हैं कि शैडो अनडेड के रूप में ये कुछ अलग बनती है या नहीं, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो शैडो स्पिरिट रिवाइव का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसने देखा कि एल्फ का शरीर धीरे धीरे सफेद प्रकाश के कणों में बदलने लगा। वे कण एक एक करके हवा में गायब हो रहे थे, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें शून्य में खींच लिया हो। यह क्या बकवास हो रहा है, विपिन ने चौंकते हुए कहा। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या था। विपिन ने तेजी से प्रतिक्रिया की और एल्फ का शरीर पूरी तरह गायब होने से पहले शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का उपयोग कर लिया। उसके मोनार्च कोर से गहरी काली शैडो एनर्जी निकली और सीधी एल्फ के शरीर के अंदर चली गई। जैसे ही शैडो एनर्जी ने एल्फ के शरीर में प्रवेश किया, सफेद प्रकाश के कणों में बदलने की प्रक्रिया अचानक रुक गई। विपिन इस प्रक्रिया को देखते हुए हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि शैडो स्पिरिट रिवाइव का उपयोग करते हुए केवल एक पल में उसने लगभग 5% शैडो एनर्जी खो दी थी। यह मात्रा साधारण से काफी अधिक थी। यहां तक कि जब उसने लैला जैसे ए रैंक के हंटर को शैडो अनडेड में बदल दिया था, तब भी इतनी शैडो एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यह कैसे संभव है, विपिन ने हैरान होकर सोचा। वो समझ नहीं पा रहा था कि B+ रैंक की एल्फ को शैडो अनडेड में बदलने के लिए इतनी एनर्जी क्यों लग रही थी, जबकि लाइला जैसी अधिक ताकतवर हंटर के लिए भी कम एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। लेकिन वो जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एल्फ के शरीर पर शैडो एनर्जी की पूरी प्रक्रिया को सावधानी से कंट्रोल किया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर ये एल्फ क्या है। चैप्टर 247 एक और विपिन का साथी। आमतौर पर किसी भी प्लस रैंक वाले को शैडो अनडेड में बदलने के लिए विपिन की कुल शैडो एनर्जी का 1% भी नहीं लगता था। ये एल्फ वाकई साधारण नहीं है, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने देखा कि उसके मोनार्च कोर से इतनी अधिक शैडो एनर्जी निकल रही थी कि आसपास का पूरा क्षेत्र गहरे अंधेरे में डूब गया। चारों ओर का अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि कोई और होता तो कुछ भी देख पाना असंभव होता, लेकिन विपिन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। वो अंधेरे के अंदर भी साफ रूप से सब कुछ देख पा रहा था। धीरे धीरे सारा अंधेरा एल्फ के शरीर में समाने लगा और कुछ ही समय बाद आसपास का माहौल फिर से ठीक हो गया। जैसे ही पूरी शैडो एनर्जी एल्फ के शरीर में समा गई, उसका शरीर अचानक हिलने लगा। विपिन ने तुरंत कुछ कदम पीछे हटते हुए खुद को सुरक्षित दूरी पर कर लिया। उसके मन में केवल एक ही डर था, कहीं उसका शरीर विस्फोट न कर दे। एल्फ का शरीर लगातार कुछ देर तक हिलता रहा। उसी दौरान शैडो कैप्चर का समय समाप्त हो गया और विपिन अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। इसी समय एक काला धुआं विपिन के मोनार्च कोर से बाहर निकला और हवा में आकार लेते हुए नेक्रोस के रूप में बदल गया। नेक्रोस अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। विपिन को यह देखकर राहत मिली कि शैडो कैप्चर खत्म होने के बाद भी उसे किसी प्रकार की कमजोरी या थकावट महसूस नहीं हुई। आमतौर पर स्किल के इस्तेमाल के बाद रैंक बढ़ने पर हंटर को अस्थायी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तभी इस एल्फ के साथ आखिर हो क्या रहा है, विपिन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो देख सकता था कि एल्फ का शरीर अब भी लगभग 1 मिनट से हल्के हल्के कांप रहा था। आमतौर पर जब विपिन शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल करता है तो परिणाम तुरंत साफ हो जाता था। ये या तो सफल होता या असफल, लेकिन इस बार की स्थिति उसके लिए बिल्कुल नई और अजीब थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यहां से जल्दी ही बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उसे हरा दिया है। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, विपिन ने कहा। उसकी नजरें पास के 2 सुनहरे फलों पर टिक गई।
उसने तय किया कि अगर उसे अचानक से बाहर भेज दिया जाए तो फलों को पहले हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो फलों की ओर बढ़ने वाला था, उसने देखा कि एल्फ का शरीर कांपना बंद हो गया। अगले ही पल एल्फ के शरीर से एक काली परछाई निकली जो आकार में एल्फ जैसी ही लग रही थी। यह सफल हुआ। विपिन ने राहत की सांस ली। शैडो स्पिरिट रिवाइव के विफल न होने पर वो बेहद खुश था। उसे डर था कि यदि ये स्किल नाकाम होती तो एल्फ का शरीर फट सकता था। लेकिन जैसे ही शैडो स्पिरिट रिवाइव सफल हुआ और एल्फ की परछाई दिखी, एल्फ का असली शरीर बिना किसी निशान के पूरी तरह गायब हो गया। आखिर इस एल्फ को क्या हो गया? विपिन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। विपिन के लिए यह सब बेहद अजीब था। सबसे पहले उसने देखा कि एल्फ का शरीर मरने के बाद प्रकाश के कणों में बदलने लगा। फिर जब उसने शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल किया तो उसे अपनी कुल शैडो एनर्जी का 5% खर्च करना पड़ा, जो कि असाधारण था। इसके बाद इतनी ऊर्जा खर्च करने के बावजूद एल्फ को शैडो अनडेड में बदलने में एक पूरा मिनट लग गया। और अब भले ही उसका शरीर प्रकाश के कणों में नहीं बदला, लेकिन वो गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है, विपिन ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसके मन में एक अजीब सा असहज एहसास था। लेकिन जल्द ही उसने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नई एल्फ की परछाई को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। वो असली एल्फ की तरह ही दिखती थी, सिवाय इसके कि अब उसका पूरा शरीर काले रंग का था और उसकी आंखों की पुतली में बैंगनी लपटें सुलग रही थी। क्या तुम बोल सकती हो? विपिन ने एल्फ से पूछा, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपने असली रूप से कुछ अलग होगी। बगल में खड़े नेक्रोस, बघीरा और एक्वा ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि विपिन इस बार भी कोई अजीब सवाल पूछेगा, जैसे क्या शैडो अनडेड बनने के बाद भी तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? विपिन ने अपना सवाल पूछने के बाद कुछ देर इंतजार किया। जब उसे लगा कि शायद वो बोल नहीं सकती, तभी एल्फ ने अपना मुंह खोला। उसने एक अजीब भाषा में कुछ कहा। विपिन ने तुरंत समझ लिया कि वो बोल सकती है, लेकिन उसकी भाषा पूरी तरह से अनजान है। वो उससे बातचीत करने का तरीका सोच ही रहा था, जैसे वो एक्वा और बाकी से बात करता है। तभी उसके सिर में अचानक हल्का दर्द हुआ। विपिन ने अपना सिर पकड़ा और महसूस किया कि उसके दिमाग में कुछ बह रहा है। कुछ ही पलों में उसने पहचान लिया कि ये क्या था। ये उन सपनों में से एक था जो उसने सी रैंक पर बढ़ने के दौरान देखे थे। जब उसका कोर शैडो डोमिनियन से जुड़ रहा था, तब उसने कई सपने देखे थे। हालांकि जागने के बाद वो उन सपनों का ज्यादातर हिस्सा भूल गया था, लेकिन अब उनमें से एक की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस आ रही थी। विपिन को याद आया कि उस सपने में वह किसी और दुनिया में था और भाड़े के सैनिक के रूप में काम कर रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना अचानक उसके दिमाग में क्यों घूम रहा है, लेकिन जल्द ही उस सपने के साथ साथ एक अजीब ज्ञान भी उसके दिमाग में बहने लगा। करीब 1 मिनट तक यह सिलसिला चला और फिर उसका हल्का सिर दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। विपिन वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस सपने में जहां वह एक अलग दुनिया में भाड़े के सैनिक की तरह काम कर रहा था, उसने पाया कि जो ज्ञान उसके दिमाग में बहा था वो दरअसल एक भाषा के बारे में था। यह भाषा मिटोका थी, जिसे एल्फ टॉक के नाम से भी जाना जाता है। विपिन ने अपनी नजर फिर से एल्फ की परछाई की तरफ घुमाई और उसी शांत आवाज में फिर पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? हां, एल्फ की परछाई ने जवाब दिया। विपिन बिना किसी परेशानी के उसे समझ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां चल क्या रहा है, विपिन ने अपने कान को रगड़ते हुए सोचा। उसके साथ लगातार अजीबोगरीब चीजें हो रही थी जो किसी पहेली से कम नहीं लग रही थी। विपिन के मन में एल्फ से कई सवाल पूछने की इच्छा थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके चारों ओर का माहौल हिलने लगा। उसी पल उसने महसूस किया कि एक अनजान शक्ति उसे घेर रही है और उसे डंजन से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत अपनी सभी उलझनों को भूल गया और जल्दी से एक्वा, एल्फ और बाकी सभी को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुला लिया। साथियों को सुरक्षित करने के बाद उसने खंडहरों को साफ करने का इनाम 2 सुनहरे फलों की ओर दौड़ लगा दी। भागते हुए उसने नोट किया कि उसके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे धुंधला होने लगा है। वो और तेजी से भागने के लिए टेम्पोरल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया और आखिरकार उन फलों तक पहुंच गया। उसने बिना समय गवाए उसने दोनों हाथों से फलों को उठाया और तुरंत उन्हें अपने शैडो स्टोरेज में फेंक दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसके चारों ओर का माहौल पूरी तरह से धुंधला हो गया और अगले ही पल वो डंजन से गायब हो गया।
चैप्टर 248 एल्फ की रानी। अरोड़ा दुनिया से कहीं दूर, हरे भरे जंगलों और पर्वतों के बीच, पक्षियों के मधुर गीत और प्रकृति की मोहक सुंदरता से घिरा एक अद्वितीय स्थान बसा हुआ था। यहां जीव जंतुओं का सामंजस्य और कल्पित प्राणियों की हलचल इस जगह की रहस्यमयी आभा को और भी अद्भुत बना रही थी। ये जगह आध्यात्मिक वन कहलाती थी, जो कल्पित बौनों के राज्य चिरंतन द्वीप की हृदय स्थली थी। चिरंतन द्वीप अपनी रहस्यमयी ऊर्जा और प्राचीन जादुई वृक्षों के लिए प्रसिद्ध थी। इस वन के बीच में खड़ा था एक विशाल पेड़, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थी और जड़ें धरती की गहराइयों तक फैली थी। इसे जीवन का स्तंभ कहा जाता था, जो केवल एक पेड़ नहीं बल्कि पूरे जगह की आत्मा थी। कल्पित बौने और बाकी जादुई प्राणी इस स्थान को अपनी सुरक्षा और शक्ति का स्रोत मानते थे, लेकिन इसके पास एक गहरी प्रतिस्पर्धा भी थी, ड्रायड के विश्व वृक्ष से, जो जंगलों के दूसरे भाग में स्थित था। लेकिन यह विवाद किसी और दिन की बात थी। अभी जीवन के स्तंभ के नीचे एक एल्फ खड़ी थी। उसके लंबे चांदी जैसे चमकते बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह गिर रहे थे। उसकी आंखें गहरी और शांत, मानो आकाश की गहराई को प्रतिबिंबित कर रही हों। उसने नीले और हरे रंग के पत्तियों और बेलों से सजे कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी दिव्यता को और बढ़ा रहे थे। वह थी स्वर्णिका, कल्पित बौनों की रानी और निषिद्ध फिजिक धारकों में से एक। जैसे ही उसने अपनी तारे जैसी चमचमाती आंखों से ऊपर की ओर देखा, उसे एक अनोखा आभास हुआ। उसका ध्यान अचानक बदल गया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने आने वाले किसी महत्वपूर्ण पल को महसूस कर लिया हो। जैसे ही उसने आकाश की ओर देखना बंद किया, उसके सामने एक और एल्फ घुटनों के बल दिखाई दी। स्वर्णिका के विपरीत इस एल्फ के बाल चांदी की तरह चमकदार थे। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी, लेकिन यदि स्वर्णिका की सुंदरता से तुलना की जाए तो वो थोड़ा पीछे रह जाती थी। हालांकि बाकी सभी के मानकों से वो अब भी सुंदरता की पराकाष्ठा मानी जा सकती थी। क्या तुम्हें कुछ पता चला, लिली? स्वर्णिका ने अपनी कोमल मगर गंभीर आवाज में पूछा। उसकी आंखें झुकी हुई एल्फ पर टिकी थी। लिली ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें महारानी, हमने अपने सभी संपर्कों का उपयोग किया, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला। उसकी आवाज में साफ हताशा झलक रही थी। स्वर्णिका ने एक गहरी सांस ली और कुछ पलों के लिए विचारमग्न हो गई। रक्तफुहार वो दुष्ट निश्चित रूप से बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि वो अपने सार का कुछ हिस्सा निचली दुनिया में भेज रहा है। शायद यही कारण है कि तुम इतनी मेहनत के बावजूद कुछ भी पता नहीं कर पाई, उसने विचारशील आवाज में कहा। लिली ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो निचली दुनिया के लोगों को इस तरह प्रभावित करना चाहता है कि जब वे टावर ऑफ एसेंशन का उपयोग करें तो उनके कोर राक्षस कोर में बदल जाएं। स्वर्णिका ने उसकी बात सुनी और हल्का सिर हिलाया। ये तो मैं भी समझ सकती हूं लिली, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो निचली दुनिया के लोगों को प्रभावित करने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक तीखी झलक आई और उसका धैर्य थोड़ी देर के लिए टूटता हुआ प्रतीत हुआ। लिली ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फिर से सिर झुका लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपनी रानी की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया की आदी थी। मैंने भी अपने सार का एक अंश निचली दुनिया में भेजा था, वही जहां रक्तफुहार ने अपना टुकड़ा भेजा था, लेकिन मेरी प्रकृति ऊर्जा में उसकी राक्षसी ऊर्जा की तरह संक्षारक प्रभाव नहीं है, जो दुनिया के बीच की बाधाओं को नष्ट कर सकती है। इसीलिए जब मेरा टुकड़ा बाधाओं को पार कर रहा था तो मैं उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाई और उससे मेरा संपर्क टूट गया, स्वर्णिका ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी सोच की झलक थी। मुझे आश्चर्य है कि उस टुकड़े का क्या हुआ, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे पहले कि मेरा संपर्क जुड़ता, वो टुकड़ा सफलतापूर्वक दुनिया को पार कर चुका था और एक डंजन पर कब्जा भी कर लिया था। अगर कोई उसे हरा देगा तो उसका सार फिर से मेरे पास लौट आएगा। यह विचार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाने के लिए काफी थी। ठीक है, उसने धीमे आवाज में कहा, अगर कोई उस टुकड़े को हरा देता है तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन ये मेरा टुकड़ा है, मुझे शक है कि कोई इसे उस डंजन में हरा पाएगा। उसने अपनी बात खत्म की और फिर लिली की ओर देखा। दूसरे मामले में कुछ पता चला, उसने पूछा। लिली ने झुके हुए सिर के साथ उत्तर दिया, मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने पाया कि मालफासर फिलहाल लापता है। यह कहा जा रहा है कि रक्तफुहार ने उसे कहीं भेजा है। रक्तफुहार और उसके 4 मुख्य कमांडरों के अलावा कोई नहीं जानता
कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। स्वर्णिका ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, वो मूर्ख आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुझे सीधे उसके महल में घुसकर उससे पूछना चाहिए? लिली ने यह सुनकर घबराहट में अपना सिर झुका लिया। वो जानती थी कि उसकी रानी केवल कहने के लिए ये बात नहीं कर रही थी, वो सचमुच ऐसा कर सकती थी। इसके बारे में भूल जाओ, स्वर्णिका ने ठंडी आवाज में कहा और फिर हाथ हिलाकर इशारा किया। तुम जा सकती हो। अगर तुम्हें कुछ नया पता चले तो मुझे तुरंत सूचित करना। लिली ने सिर झुकाकर विदा ली, जबकि स्वर्णिका ने आकाश की ओर देखते हुए फिर से गहरी सोच में डूबना शुरू कर दिया। लिली ने राहत की गहरी सांस ली जब उसने देखा कि स्वर्णिका ने राक्षसों के देश में घुसने का विचार छोड़ दिया है। वो वहां से गायब होने से पहले एक आखिरी बार अपनी रानी को प्रणाम करती हुई झुकी। जैसे ही लिली वहां से गई, स्वर्णिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, कितनी प्यारी बच्ची है। हालांकि लिली सैकड़ों वर्षों से जीवित थी, लेकिन स्वर्णिका, जो हजारों वर्षों से इस दुनिया में थी, उसके लिए वो एक छोटी लड़की की तरह ही थी। ये तो साफ है कि रक्त फुहार निचली दुनिया के लोगों को प्रभावित करके अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनके कोर को राक्षस कोर में बदला जा सके। लेकिन सवाल यह है कि उसे अपनी सेना को इतना बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? स्वर्णिका ने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसके शब्दों के साथ ही उसे अचानक कुछ अजीब सा आभास हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और एक पल के लिए वो हैरान रह गई। वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति में एक गंभीरता आ गई। कुछ पलों तक वो स्थिर खड़ी रही, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अचानक शून्य में से प्रकाश के सफेद कण दिखाई देने लगे और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। मेरा वो टुकड़ा जिसे मैंने निचली दुनिया में भेजा था, वापस आ गया, स्वर्णिका ने हल्की हैरानी के साथ कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सफेद रोशनी के उन कणों को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन कणों को छुआ, वे तुरंत उसकी ऊर्जा में समा गए। उनके साथ उसे अपने टुकड़े से जुड़ी कुछ यादें भी मिली, जो निचली दुनिया में हुई घटनाओं की झलक दिखा रही थी। चैप्टर 249 क्लोन। कुछ साल पहले, जो स्वर्णिका जैसे किसी के लिए ज्यादा समय नहीं था, उसने पाया कि रक्त फुहार अपने सार को कई निचले लेवल की दुनिया में भेज रहा था। रक्त फुहार का सार उस दुनिया में भेजे गए क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लोग उस सार का उपयोग करके अपने खुद के क्लोन बना सकते थे और फिर उसमें अपनी चेतना का एक झोंका डालकर उसे कंट्रोल कर सकते थे। क्लोन की शक्ति इस पर निर्भर करती थी कि कितना सार इस्तेमाल किया गया है। चेतना के उस झोंके से क्लोन स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो सकता था। आप उसे साधारण आदेश दे सकते थे और वो वही करेगा। क्योंकि क्लोन आपके सार और चेतना से बना था, आप उसे अपने कंट्रोल में भी रख सकते थे। रक्त फुहार कई क्लोन बना रहा था और उन्हें निचले लेवल की दुनिया में भेज रहा था। ये जानकर वो हैरान हो गई। उसका दिमाग काम करने लगा। असल में निचले लेवल की दुनिया में अपने सार के क्लोन को भेजना बेकार था। एस रैंक और उससे ऊपर के लोग निचले लेवल की दुनिया में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वे अपने क्लोन को भेजते तो वो क्लोन उस दुनिया के डंजन में प्रकट हो जाता, न कि सीधे उस दुनिया में। डंजन में दिखाई देने के बाद क्लोन को वहां के नियमों के अनुसार बर्बाद कर दिया जाता। अगर वो किसी तरह बच भी जाता तो वो वहां फंसा रहता और बस उस डंजन का एक और राक्षस बन जाता। वो जानती थी कि रक्त फुहार कोई बेवकूफ नहीं है और अपने क्लोन को निचले लेवल की दुनिया में भेजने का उसका कोई गहरा उद्देश्य होगा। ये जानने के लिए कि वो क्या कर रहा था, उसने खुद का क्लोन भेजने का विचार किया। वो एक ऐसी दुनिया में अपने क्लोन को भेजने वाली थी जहां रक्त फुहार ने पहले अपना क्लोन भेजा था, ताकि ये देख सके कि वहां कुछ अलग था या नहीं। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, उसके क्लोन को उस दुनिया के डंजन में भेज दिया गया और फिर उसका उससे संपर्क पूरी तरह से टूट गया। भले ही डंजन के नियमों के अनुसार उसका क्लोन बर्बाद नहीं हुआ था, पर वो जानती थी कि वो अब उस डंजन का एक नासमझ राक्षस बन चुकी है। अपने क्लोन को भेजने से पहले उसने सोचा था कि वो उन दुनियाओं में कुछ अलग खोज पाएगी जहां रक्त फुहार ने अपने क्लोन भेजे थे और अपने क्लोन का उपयोग करके वो उन दुनियाओं में प्रवेश कर सकेगी। लेकिन उसके क्लोन के साथ जो हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि वे दुनिया भी बाकी दुनियाओं जैसी ही है और लोग अपने क्लोन के साथ वहां प्रवेश नहीं कर सकते। ये जानने के बाद वो और अधिक उत्सुक हो गई कि रक्त फुहार अपने क्लोन को उन दुनियाओं में क्यों भेज रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने दो रास्ते निकाले। पहला, रक्त फुहार किसी तरह दुनिया के नियमों की अनदेखी कर सकता है और उसके क्लोन बिना डंजन में भेजे निचले लेवल की दुनियाओं में भेज सकता है। दूसरा,
उसके क्लोन अभी भी डंजन में भेजे जाते हैं, लेकिन रक्त फुहार किसी तरह उनसे संपर्क बना पाने में सक्षम है, जिससे वे डंजन में भेजे जाने के बाद नासमझ राक्षसों में नहीं बदल जाते। वो जानती थी कि पहला रास्ता शायद ही सच हो, क्योंकि दुनिया के नियमों को अनदेखा करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि इन रास्तों पर पहुंचने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रही थी कि रक्त फुहार अपने क्लोनों को निचले लेवल की दुनिया में क्यों भेज रहा है। सच कहें तो केवल एक कारण था कि वो जानना चाहती थी कि रक्त फुहार क्या कर रहा है, और वो कारण था, वो अब ऊब चुकी थी। वो ऊब चुकी थी क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अपनी ऊब को दूर करने के लिए उसने ये तय किया कि वो ये जानने की कोशिश करेगी कि रक्त फुहार आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अतीत में जब उसने इस रास्तों पर पहुंचने की कोशिश की थी कि रक्त फुहार किसी तरह डंजन के नियमों को अनदेखा कर सकता है, तो वो बहुत हैरान नहीं हुई। ये दूसरों के लिए एक बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन उसने इसे एक साधारण घटना की तरह ही माना। बहुत कम चीजें उसके जैसे व्यक्ति को हैरान कर सकती थी, जो हजारों सालों से जीवित है। इतने लंबे समय तक जीने के बाद स्वर्णिका का मानना था कि इस दुनिया में अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसे हैरान कर सके। लेकिन जब उसने वापस आए सार को सोख लिया, तो वो सिर्फ हैरान नहीं हुई, बल्कि वो अपने दिल की गहराई तक चौंक गई। वापस आए सार में कुछ बातें बहुत गलत थी। पहली बात, उसकी मात्रा बहुत कम थी। वो मूल सार का 10वां हिस्सा भी नहीं था जिसे उसने निचले लेवल की दुनिया में भेजा था। दूसरी बात, सार की स्थिति बहुत खराब थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसे भयानक ताकत से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। हालांकि वो सार की गायब मात्रा या इसके खराब होने के कारण चौंकी नहीं थी। वो तो उस सार के माध्यम से देखे गए एक दृश्य से चौंक गई थी, क्योंकि अधिकांश सार गायब था और जो बचा हुआ था वो बहुत खराब स्थिति में था। इसलिए उसे अपने क्लोन की बहुत कम यादें मिल पाई। स्वर्णिका ने देखा कि इस पूरे समय उसके क्लोन ने कुछ नहीं किया था, बस एक ही जगह पर बैठी थी। लेकिन एक याद में उसने देखा कि उसका क्लोन 3 काले रंग के राक्षसों से लड़ रहा था। आमतौर पर वो उन राक्षसों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपनी उंगली के एक झटके से उन्हें मार सकती थी। लेकिन इस बार वो उनके रूप रंग की वजह से चौंक गई थी। काले दरियाई घोड़े, पैंथर और साइक्लोप्स को देखकर ही स्वर्णिका पहचान गई कि वे क्या है। शैडो अनडेड, स्वर्णिका ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने कोशिश की कि जो यादें उसे मिली थी उनमें कुछ और भी हो, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला सिवाय उन दृश्यों के जहां उसका क्लोन 3 शैडो अनडेड हुए से लड़ रहा था। यह कैसे संभव है? स्वर्णिका को लगा कि हजारों सालों में पहली बार उसका दिमाग खाली हो गया है और उसका शरीर कांपने लगा। यह सच नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है। वो पहले ही मर चुका है और कोई और उन्हें नहीं बना सकता, स्वर्णिका ने खुद से कहा, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर उसने रक्त फुहार के बारे में सोचा और उसकी आंखों में हल्का सा डर आ गया। क्या रक्त फुहार द्वारा अपने क्लोन को अलग अलग दुनिया में भेजने का कारण इससे संबंधित हो सकता है? स्वर्णिका ने कहा और अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली। मैं बिना बुलाए वहां जाने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल स्वर्णिका अपने जगह से गायब हो गई और जीवन के विशाल वृक्ष को अकेला छोड़ दिया। चैप्टर 250 विकास है डार्क गिल्ड का सदस्य एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ विपिन वर्डेंट वाइल्स डंजन के गेट के सामने दिखाई दिया। डंजन का विशाल गेट उसकी आंखों के सामने था और वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे अभी हुई घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। हाल की घटनाओं का बोझ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कुछ पलों के बाद उसने एक गहरी सांस ली, अपने ख्यालों को शांत करने की कोशिश की और वहां से चलने लगा। विपिन के दिमाग में विचारों का एक सैलाब था, खासकर जिस तरह से उसने कल्पित बौनी की भाषा सीखी थी। यह घटना उसे परेशान कर रही थी। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसके विकास के दौरान देखे गए दृश्य सचमुच सपने थे या वे कुछ और थे। क्या वे सचमुच सपने थे? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। कल्पित बौने की भाषा को अचानक सीख लेने की यह घटना साधारण नहीं थी। विपिन को लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो साधारण समझ से परे है। हालांकि वो खुद को बहुत बुद्धिमान नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर जानता था कि घटनाओं का यह सिलसिला सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। चलते हुए उसने अपनी एल्फ की परछाई से संपर्क किया। क्या तुमने मुझे किसी तरह यह भाषा सिखाई? उसने शक भरे लहजे में पूछा। एल्फ की परछाई ने साफ जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके जवाब ने विपिन के दिमाग में और भी उलझनें भर दी।
उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वो जानता था कि अभी उसके दिमाग में जो चल रहा है उसे समझने के लिए समय चाहिए। जैसे जैसे वो चलता गया, जंगल का घना वातावरण हल्का होने लगा। जल्द ही वो डंजन के मेन गेट पर पहुंच गया। वहां वही 2 पहरेदार खड़े थे जिन्हें उसने अंदर जाते समय देखा था। पहरेदारों की आंखों में उसकी ओर देखते हुए हैरानी और अविश्वास के भाव थे। विपिन को डंजन में गए हुए 3 दिन हो बीत चुके थे। उन पहरेदारों ने उसे पहले ही मरा हुआ मान लिया था। यह कोई साधारण डंजन नहीं था। यहां B+ रैंक के हंटर्स भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते थे, और विपिन, जो उनकी नजर में सिर्फ D+ रैंक का हंटर था, कैसे वापस आ सकता था? जब पहरेदारों ने विपिन को बिना किसी खरोंच के डंजन से बाहर निकलते देखा तो उनके चेहरे पर अविश्वास और सदमा था। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? पहरेदार, जिसने विपिन का एक्सेस कार्ड चेक किया था, आखिरकार अपनी हैरानी पर काबू न पा सका और पूछ बैठा। विपिन ने उसकी ओर देखा और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, अंदर एक खूबसूरत एल्फ है जो जिंदा करने की सेवा बेच रही है। मैं मरने के बाद उसकी सेवा ले ली और जिंदा बाहर आ गया। तुम भी जाकर आजमा लो, शायद किस्मत बदल जाए। उसकी ये बात सुनते ही गार्ड का चेहरा ऐसा बन गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। असल में विपिन के मन में पहले से ही उलझने थी। डंजन के अंदर जो हुआ था वो उसे समझ नहीं आ रहा था, और अब इन गार्डों की घूरती हुई नजरों ने उसकी खींच को और बढ़ा दिया। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि इन्हें यही सबक सिखा दे। दूसरी ओर गार्ड को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और कोशिश की कि कोई और सवाल न पूछे। विपिन ने गहरी सांस ली और बिना और समय बर्बाद किए वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उसने गार्ड को एक तीखी नजर से देखा, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। गार्ड ने राहत की सांस ली कि विपिन उसे और परेशान नहीं करेगा। उसने अपने साथी की ओर देखा और कहा, वो सच में एल्फ के बारे में मजाक कर रहा था, है ना? दूसरे गार्ड, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक बोल पड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो सच कह रहा है तो मैं भी वहां जाकर देखना चाहूंगा। पहला गार्ड उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें लोगों को यह दिखाने का बहुत शौक है कि तुम भी जिंदा हो। चलो ज्यादा बकवास मत करो, समझे? दूसरा गार्ड ये सुनकर चिड़चिड़ा गया। उसने मन ही मन उस इंसान को कोसा जिसने उसकी जिंदगी को इतना उबाऊ बना दिया था। विपिन ने दोनों गार्डों की बेतुकी बातचीत को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधा शहर की ओर बढ़ गया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और होटल लौट आया। होटल पहुंचने के बाद उसने थोड़ी देर के लिए आराम किया और सोचने लगा। अब जबकि उसने एक्वाविले सिटी में अपना काम पूरा कर लिया था, वो वापस एकेडमी लौटने का फैसला करने लगा। डार्क गिल्ड के इरादे उसे अभी तक साफ नहीं थे। वो जानता था कि जब तक उसका प्राइम कोर ठीक नहीं हो जाता और उसकी रैंक नहीं बढ़ती, एकेडमी ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। विपिन ने होटल पहुंचते ही गहरी सांस ली। उसने टैक्सी का बिल चुकाया और लॉबी की ओर बढ़ते हुए अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने कोर को पूरी तरह ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। एक बार यह हो जाए तो प्राइम और मोनार्च कोर की रैंक बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। विपिन ने मन ही मन सोचा। उसका मोनार्च कोर पहले से ही C रैंक के शिखर पर था। उसे बस एक सही कोर की जरूरत थी और वो जल्द ही इसे भी रैंक तक ले जा सकता था। एक बार मेरा मोनार्च कोर भी रैंक पर पहुंच जाए तो डार्क गिल्ड से निपटना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, विपिन ने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। होटल के अंदर जाते हुए उसने सोचा, मुझे इल्यूसिया को मिराज ब्लॉसम फ्लावर और डंजन में इकट्ठा किए गए शरीर को बेचने के लिए कहना चाहिए। वो गिल्ड के कनेक्शन का उपयोग करके उन्हें अच्छे दाम पर बेच सकती है। वो अब अपने खाली बैंक अकाउंट को भरने के लिए पूरी तरह तैयार था। कमरे में पहुंचकर उसने लंबा और सुकून भरा स्नान किया। इस दौरान उसने शैडो सेंस का इस्तेमाल कर इल्यूसिया से संपर्क किया। सौम्या ने वो कवच और हथियार भेज दिए जिसका उसने वादा किया था। विपिन ने सीधे सवाल किया। नहीं मास्टर, इल्यूसिया ने जवाब दिया। उसने कहा है कि इसे भेजने में थोड़ा और समय लगेगा। विपिन ने गहरी सांस ली और दूसरे विषय पर गया। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे जो और पूछा था, क्या तुमने वो पता लगाया? इल्यूसिया हल्के से हंसी और बोली, हाँ मास्टर। पहले तो वो थोड़ा शक कर रही थी और पूछ रही थी कि मैं ये क्यों जानना चाहती हूं, लेकिन मैंने वही कहा जो आपने मुझे सिखाया था और उसने सारी जानकारी दे दी। तो कौन है वह? विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका नाम विकास है, वो भी आपकी तरह एकेडमी का छात्र है, इल्यूसिया ने जवाब दिया।
विपिन ने यह सुनते ही बुदबुदाया, विकास। डार्क गिल्ड के लिए काम करने वाले विकास का नाम सुनकर विपिन को कोई हैरानी नहीं हुई। ये आदमी में एक बेवकूफ है, इसमें कोई शक नहीं कि वही गिल्ड को मेरी जानकारी दे रहा है। नहाने के बाद विपिन बाथरूम से बाहर आया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने सोचा कि एकेडमी लौटने के बाद वो विकास से कैसे निपटेगा। क्योंकि वो डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा है, मैं वाणी से उसकी समस्या का हल करने के लिए कह सकता हूं। आखिर वाणी भी उनकी हिटलिस्ट पर है। विपिन ने अपने बिस्तर पर आराम से लेटते हुए अपनी जेब से वही सुनहरा फल निकाला जिसे उसने खंडहरों से पाया था। लेकिन उससे पहले यह देखने का समय है कि इस फल में क्या खास है, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा का भाव था। चैप्टर 251 माना रिकवरी फल। विपिन ने अपने शैडो स्टोरेज से 2 सुनहरे फल निकाले। डंजन के अंदर वो इन्हें ठीक से नहीं देख पाया था क्योंकि स्थिति काफी भयानक थी। लेकिन अब जब उसने उन्हें करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि दोनों फल एकदम समान हैं। ये फल आकार में सेब जितने बड़े थे और उनमें से एक मीठी आकर्षक खुशबू आ रही थी जो किसी का भी ध्यान खींच ले। विपिन ने उनमें से एक फल की जानकारी देखने के लिए अपनी आइडेंटिफिकेशन एबिलिटी का उपयोग किया और जैसे ही जानकारी उसकी नजरों के सामने आई वो हैरानी से चौंक गया। माना एफिनिटी फल। ये एक दुर्लभ फल है जो केवल ज्यादा माना से भरी जगहों पर उगता है। इसका खाने पर माना कंट्रोल में बढ़त होती है। फल खाने के बाद माना खपत 10% तक कम हो जाती है। माना रिकवरी की गति स्थायी रूप से 50% बढ़ जाती है। विपिन ने जानकारी पढ़ा और हल्की सी कांपती आवाज में बुदबुदाया, माना रिकवरी में 50% की बढ़त और माना खपत में 10% की कमी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उस फल को ऐसा देखा जैसे वह दुनिया की सबसे बेहद खास और कीमती चीज हो। ये मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा उपयोगी है, विपिन ने मन ही मन कहा। यह फल न केवल उसकी माना खपत को 10% तक कम करेगा बल्कि उसकी माना रिकवरी की गति को 50% तक बढ़ा देगा। विपिन के लिए माना रिकवरी विशेष रूप से जरूरी थी क्योंकि उसके पास शैडो अनडेड की सेना थी। इस समय में उसके पास केवल 5 शैडो अनडेड थे, लेकिन जैसे ही वो अपने मोनार्च कोर की रैंक को बढ़ाएगा शैडो अनडेड की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर किसी लड़ाई के दौरान मेरे शैडो अनडेड घायल हो गए या बर्बाद हो गए तो मुझे उन्हें ठीक करने या वापस बुलाने के लिए माना खर्च करना पड़ेगा, उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। हालांकि मेरे लिए 1-2 शैडो अनडेड को ठीक करना आसान है, लेकिन जब यह संख्या दर्जनों या उससे भी अधिक हो जाएगी तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। उस समय सबसे जरूरी चीज उसकी माना रिकवरी होगी और यह फल उसे वो बढ़त दे सकता था जो किसी भी बड़ी लड़ाई में जरूरी साबित होगी। विपिन ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, इस फल का उपयोग सही समय पर करना होगा। यह मेरी लड़ाई की क्षमताओं को एक नए लेवल पर ले जाएगा। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में उस व्यक्ति की दृढ़ता थी जो जानता है कि वो क्या करने वाला है। इस फल को खाने के बाद विपिन अपने माना को 50% अधिक तेजी से दोबारा हासिल कर सकेगा। इससे न केवल उसकी ताकत में बढ़त होगी बल्कि उसके लिए अपने शैडो अनडेड को ठीक करना भी पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। यह फल इतना अद्भुत है कि इसे पाने के लिए एक एस रैंक का हंटर भी पागल हो सकता है। विपिन ने फल को ध्यान से वापस रखते हुए कहा। वो अभी दूसरे माना एफिनिटी फल को बेचने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी नजर में यह फल इतना कीमती था कि इसे साधारण तरीके से बेचने का सवाल ही नहीं उठता। मैं इस फल का उपयोग एस रैंक के हंटर्स के साथ व्यापार करने के लिए कर सकता हूं। बदले में मुझे उनसे कुछ कीमती आर्टिफैक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि यह फल एस रैंक की किसी भी आर्टिफैक्ट से अधिक मूल्यवान है, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और फल का एक कौर लिया। जैसे ही उसने फल का पहला टुकड़ा खाया उसकी उम्मीदें टूट गई। ये इतना खट्टा क्यों है? विपिन चिल्लाया। उसकी आंखें सिकुड़ गई और जीभ सूखने लगी। फल की सुगंध मीठी थी जिसने उसे धोखा दिया, लेकिन उसका रस इतना खट्टा था कि वो खुद को संभाल नहीं सका। वो चिल्लाता रहा, फिर भी उसने खाना बंद नहीं किया। उसकी उत्सुकता और फल के लाभों की चाहत ने उसे प्रेरित किया और कुछ ही मिनटों में उसने पूरा फल खत्म कर दिया। जैसे ही उसने फल खत्म किया उसने अपने पेट से एक गर्माहट महसूस की जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखें बदल गई। उसने अपने चारों ओर छोटे छोटे कण देखे जो अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। क्या ये माना के कण हैं? उसने हैरान होकर अपने आसपास के इन अद्भुत कणों को देखा। ये अनुभव लगभग 10 मिनट तक चला। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो गर्माहट जो उसके शरीर में फैल रही थी धीरे धीरे गायब हो गई।
विपिन ने गहरी सांस ली और विंड मैनिपुलेशन के अपने स्किल की जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा हवा का बवंडर बनाया और अपनी माना खपत पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में खपत कम हो गई है, उसने खुशी से कहा। बवंडर बनाने में जितनी माना पहले लगता था, उससे 10% कम खपत हो रही थी। इसने उसकी उम्मीदों की पुष्टि कर दी। अब अपने बढ़े हुए माना कंट्रोल के साथ उसने अपने अगले स्किल की जांच करने का फैसला लिया। विपिन ने अपनी परछाई की ओर देखा और बिना देर किए एल्फ की परछाई को बुलाया। अब जब विपिन को यह पता चल गया कि परछाई में बदलने के बाद भी ये एल्फ बोल सकती है, तो उसने उम्मीद की कि इससे उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिलेगी। एल्फ की परछाई उसके सामने दिखाई दी और चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? विपिन ने उससे एल्फ भाषा में पूछा। एल्फ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखने लगी। जब विपिन को लगा कि वो कुछ नहीं कहेगी, तभी उसने हल्का सिर हिलाया और कहा, कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं? विपिन ने हैरानी से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा नाम कभी था ही नहीं, या तुम भूल गए हो? एल्फ ने इस बार भी तुरंत जवाब नहीं दिया। विपिन ने भी उसे जल्दी करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो समझ सकता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। काफी देर तक सोचने के बाद उसने धीमे आवाज में कहा, धुंधली याद है, याद नहीं आ रहा। भले ही उसकी आवाज टूटी फूटी और साफ नहीं थी, विपिन फिर भी समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। धुंधली याद? याद नहीं आ रहा? विपिन ने अपनी आंखें उठाते हुए बुदबुदाया। जब मैंने इलूसा को शैडो अनडेड में बदला था, तब उसकी याददाश्त में कोई परेशानी नहीं थी। फिर इस एल्फ की यादें धुंधली क्यों हैं? क्या ये किसी और प्रक्रिया का असर है? याददाश्त की समस्या के अलावा विपिन ने देखा कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी बातों में एक नवजात बच्चे की झलक थी, जो बोलना सीखने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम डंजन में पैदा हुई थी? विपिन ने हैरानी से पूछा, सोचते हुए कि क्या ये एल्फ भी दूसरे राक्षसों की तरह डंजन में पैदा हो सकती है। जैसा कि उम्मीद थी, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने 1 मिनट तक सोचने के बाद हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, डंजन में नहीं। विपिन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। उसके अनुसार अरोड़ा की दुनिया में एल्फ मौजूद नहीं थे। उसने मान लिया था कि ये दूसरे राक्षसों की तरह डंजन में पैदा हुई होगी। उसकी बात ने विपिन को नई उलझन में डाल दिया। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम डंजन में कैसे आई और वहां क्या कर रही थी? एल्फ एक बार फिर चुप रही। इस बार उसने लगभग आधे मिनट बाद जवाब दिया, राक्षस। उसके इस एक शब्द ने विपिन को और अधिक उलझा दिया। उसने उसके जवाब को समझने की कोशिश करते हुए कहा, राक्षस? तुम कहना चाहती हो कि राक्षसों ने तुम्हें डंजन में लाया? चैप्टर 252 एकेडमी लौटने के लिए तैयार। दैत्य राक्षस? दैत्य राक्षसों से तुम्हारा क्या मतलब है? विपिन ने हैरानी और उलझन में पड़कर पूछा। अरोड़ा की दुनिया में आने के बाद उसने उन राक्षसों के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। हाँ, अपने पिछले जीवन में उसने उपन्यासों और कहानियों में इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन यहां अरोड़ा में राक्षस जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। दैत्य राक्षसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, एल्फ ने धीमे आवाज में कहा। विपिन और भी उलझ गया। उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए कुछ पल सोचा और फिर पूछा, तुमने कहा कि तुम्हें राक्षसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, तो तुम्हें किसने भेजा था? रानी। इस बार एल्फ ने तुरंत जवाब दिया। विपिन हैरान रह गया। रानी? ये रानी कौन है? उसने उत्सुकता से पूछा, सोचते हुए कि शायद अब उसे कुछ जरूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया जब एल्फ ने सिर हिलाते हुए कहा, याद नहीं। विपिन ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। उसे ऐसा लगने लगा था कि एल्फ उसके साथ मजाक कर रही है। थोड़ा खींचते हुए उसने कहा, ठीक है, बस मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें याद है। एल्फ ने हल्का सिर झुकाया, लेकिन उसके जवाब ने विपिन को और निराश कर दिया। उसे बस कुछ धुंधले शब्द याद थे, राक्षस, जानकारी और रानी। क्या ये मुझसे खेल रही है या सच में इसे कुछ याद नहीं? विपिन ने मन ही मन सोचा। वो इस उलझी हुई स्थिति से परेशान हो गया था। हालांकि उसने खुद को शांत किया और सोचने लगा कि उसे इस रानी और राक्षसों के बारे में और जानकारी कैसे मिल सकती है। ये साफ था कि एल्फ के पास कुछ खास रहस्य छिपे हुए थे, लेकिन उसकी धुंधली यादें उन तक पहुंचने में बाधा बनी हुई थी। एल्फ की परछाई का व्यवहार एक नवजात शिशु जैसा था, जो न तो ठीक से बोल सकती थी और न ही अपनी भावनाएं साफ कर सकती थी। क्या कुछ गलत हुआ जब मैंने शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल किया? विपिन ने उलझन में पड़कर सोचा।
उसकी धुंधली यादें और टूटे फूटे शब्द उसे बेचैन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने उस घटना को याद किया, उसने खुद को एक पल के लिए रोक लिया। क्या ये कोई सवाल भी है? जाहिर है, जब मैंने उस पर शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल किया था तो सब कुछ गलत हुआ था। विपिन ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए अपने विचारों में चिल्लाया। उसने एल्फ की परछाई की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ी थी। विपिन ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत किया। इसे छोड़ो, उसने मन ही मन कहा। यह काफी अच्छा है कि मुझे उसके जैसी शक्तिशाली शैडो अनडेड मिली, जो नेक्रोज और बाकी लोगों को हराने के लिए काफी है। अपनी सोच को व्यवस्थित करते हुए वो खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें अपना नाम याद नहीं है? एल्फ की परछाई ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, अब से तुम्हारा नाम आरोही होगा, विपिन ने उसे नाम देते हुए कहा। आरोही, एल्फ की परछाई ने धीरे से दोहराया और फिर सिर हिलाया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन विपिन महसूस कर सकता था कि वो अपने नए नाम से खुश थी। ठीक है आरोही, सबसे पहले तुम्हें अरोड़ा की आम भाषा सीखनी होगी ताकि तुम दूसरों से बात कर सको, विपिन ने अपना फोन उठाते हुए कहा। भले ही भाषा सीखना उसके लिए उतना जरूरी नहीं था, लेकिन विपिन चाहता था कि वह इसे सीखे। भविष्य में अगर उसे नए शैडो अनडेड बनाना पड़े या अरोड़ा दुनिया के दूसरे लोगों से बात करना पड़े तो ये उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। चूंकि एक्वा और बाकी शैडो अनडेड उससे सांकेतिक भाषा में बात कर सकते थे, इसलिए उनके लिए भाषा की बाधा कोई समस्या नहीं थी। लेकिन भविष्य में जब वो अधिक शैडो अनडेड बनाएगा तो ये स्थिति अलग हो सकती है। भाषा सीखने का वीडियो चलाने और आरोही को फोन के कुछ नॉर्मल फंक्शन समझाने के बाद विपिन थकावट के कारण बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में चला गया। अब जब उसने एक वावले शहर में सब कुछ निपटा लिया था तो वो अगले कदम की योजना बनाने लगा। कल मैं सभी शरीर और डंजन से मिले मिराज, ब्लॉसम फ्लावर इलुसिया को दे दूंगा और एस्ट्रेड शहर के लिए रवाना हो जाऊंगा, विपिन ने खुद से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में थकावट ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो गहरी नींद में डूब गया। जैसे ही वो सो गया, एक्वा और दूसरे शैडो अनडेड उसकी शैडो स्टोरेज से बाहर निकल आए। उन्होंने आरोही के साथ बैठकर भाषा सीखने के वीडियो देखना शुरू कर दिया। जब विपिन सुबह जागा तो उसने देखा कि आरोही और बाकी लोग अभी भी वीडियो देखकर भाषा सीखने में व्यस्त थे। उन्हें देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वो उठा, अपना चेहरा धोया और कुछ ताजी हवा लेने के साथ साथ खाने के लिए होटल से बाहर चला गया। भोजन वाले कमरे में पहुंचते ही उसने अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा और पाया कि उसका खाता पूरी तरह से खाली हो चुका था। यह देखते ही उसने तुरंत शैडो सेंस का उपयोग करके इलुसिया से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया कि वो उसके खाते में कुछ क्रेडिट ट्रांसफर कर दे। क्योंकि वो अपना फोन साथ नहीं लाया था, उसे ये अंदाजा नहीं था कि इलुसिया ने उसके खाते में कितने क्रेडिट ट्रांसफर किए हैं। लेकिन विपिन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि इलुसिया ने खाते में इतना जरूर भेजेगी होगा कि वो अपने मनपसंद भोजन का आनंद ले सके। खाने के बाद अपने कार्ड से बिल चुकाने के बाद वो कुछ देर तक शहर में यूं ही घूमता रहा। ये उसका यहां आखिरी दिन था और वो यहां से जाने से पहले इस जगह को महसूस करना चाहता था। बिना महसूस किए मैंने यहां लगभग 1.5 महीने बिता दिए, विपिन ने नदी की शांत लहरों को देखते हुए बुदबुदाया। लेकिन अगले ही पल वो खुद पर हंसने लगा, क्योंकि उसे याद आया कि इन 1.5 महीनों में से एक पूरा महीना तो वो बेहोश रहा था। कुछ देर तक नदी के किनारे बैठने और शांत वातावरण का आनंद लेने के बाद उसने एक टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने एस्ट्रेड सिटी के लिए फ्लाइट टिकट बुक किया। पिछली बार की तरह इस बार भी उसने टिकट की कीमत के रूप में 3 बी रैंक कोर का भुगतान किया, लेकिन अब उसके पास 150 से भी अधिक बी और बी प्लस रैंक कोर थे, इसलिए 3 कोर का खर्च उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। टिकट बुक करने के बाद वो होटल वापस लौटा। होटल में वापस आने पर उसने देखा कि एक्वा और दूसरे लोग अभी भी भाषा सीखने वाले वीडियो में व्यस्त थे। क्या ये भाषा सीखने वाले वीडियो वाकई इतने दिलचस्प हैं? विपिन ने उन्हें वीडियो में पूरी तरह डूबा हुआ देखकर सोचा। उड़ान से एक दिन पहले उसने अपने पास मौजूद राक्षसों के शरीर और मिराज ब्लॉसम फ्लावर को लेकर इलुसिया से संपर्क किया ताकि उन मामलों को सुलझाया जा सके। डंजन से इकट्ठा शरीर और मिराज ब्लॉसम फ्लावर को बेचकर विपिन को पूरा भरोसा था कि वो लाखों क्रेडिट आसानी से कमा लेगा। जब वो इलुसिया से मिलने गया तो उसने विपिन के साथ एस्ट्रेड शहर जाने की इच्छा जताई, लेकिन क्योंकि विपिन नहीं चाहता था कि सौम्या या डार्क गिल्ड उसकी हरकतों के बारे में कुछ भी जाने, उसने उसे कुछ समय और वहीं रहने के लिए कहा।
सभी जरूरी मामलों को सुलझाने के बाद विपिन ने आखिरकार एक्वाविले शहर को अलविदा कहने की तैयारी कर ली। एयरपोर्ट की ओर जाते हुए उसे उस समय का ख्याल आया जब उसने लायला का जेट बर्बाद कर दिया था। यह सोचकर उसे हल्का सा अफसोस हुआ। अगर मैं उस समय होश में होता और थोड़ा शांत रहता तो आज मैं अपने पर्सनल जेट में एस्ट्रेट शहर लौटता, विपिन ने सिर हिलाते हुए सोचा। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा और एस्ट्रेट शहर के लिए अपनी उड़ान भरी। चैप्टर 253 किसने दिए पैसे। विमान से उतरने के बाद विपिन अकेले ही हवाई अड्डे से बाहर निकल गया। इस बार उसकी यात्रा में कोई जानकार व्यक्ति मौजूद नहीं था। आखिरकार मैं एस्ट्रेट शहर वापस आ गया, विपिन ने अपने शरीर को खींचते हुए कहा। वो टैक्सी स्टैंड की ओर नहीं गया क्योंकि उसकी योजना अपने एयरबोर्ड का इस्तेमाल करके वापस जाने की थी। विमान में पूरे दिन बैठने की वजह से उसके पैर सुन्न हो गए थे और वो थोड़ा चलना चाहता था। मुझे अब एक नया एयरबोर्ड खरीद लेना चाहिए। ये सिर्फ D+ रैंक का है, विपिन ने बड़बड़ाया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, 4 कारें आकर उसके चारों ओर रुक गई और उसने खुद को घिरा हुआ पाया। ये देखकर विपिन कुछ देर के लिए हैरान रह गया। ये नजारा उसे किसी पुरानी फिल्म के क्लासिक किडनैपिंग सीन जैसा लग रहा था। कारों के दरवाजे खुले और उनमें से 12 लोग बाहर निकले। इनमें से ज्यादातर C या C+ रैंक के हंटर्स थे और उनमें से एक B रैंक का व्यक्ति था। उस B रैंक वाले आदमी के छोटे काले नुकीले बाल थे। उसने खुले बटन वाली लाल फटी शर्ट पहनी हुई थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। काली जीन्स में लोहे की छोटी छोटी चेन लटक रही थी। सुबह का समय होने के बावजूद उसने काला धूप का चश्मा पहन रखा था और ऐसे चल रहा था मानो वो पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। उन सभी को देखकर विपिन ने कुछ चेहरों को पहचान लिया और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह भूल गया था कि मैंने एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद एस्ट्रेट शहर क्यों छोड़ा था। विपिन ने उन लोगों की ओर देखते हुए सोचा। वे कोई और नहीं बल्कि कुख्यात आतंकवादी भाइयों का गैंग था। किसी के आदेश पर इन लोगों ने पिछली बार उसे शहर छोड़ने के दिन पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी में विपिन ने न केवल उन सभी को हराया बल्कि उनके क्रेडिट भी लूट लिए थे। मुझे लगा था कि वो घटना अब खत्म हो चुकी है, लेकिन लगता है कुछ लोग अब भी मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, विपिन ने झुंझलाते हुए सोचा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है? ये तो सिर्फ एक D+ रैंक का कमजोर आदमी दिख रहा है। मुझे मत बताना कि तुम सबको एक D+ रैंक वाले हंटर ने हराया था। B रैंक का हंटर जिसका नाम तेजा था विपिन के सामने आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। बॉस, उसकी रैंक पर मत जाओ। वो जरूर अपनी असली रैंक छिपाने के लिए किसी तरह की चाल चल रहा होगा। पिछली बार हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही हार गए थे। तेजा की बात सुनकर काले बालों वाला मजबूत आदमी जल्दी से बोल पड़ा। तुम सब बस बहाने बना रहे हो क्योंकि तुम उससे हार गए थे। तेजा ने उस आदमी की बात को अनसुना करते हुए कहा। इसके बाद उसने विपिन की तरफ घूरते हुए कहा, अरे बदमाश, मुझे नहीं पता कि तुमने उन पर कैसी चाल चली थी, लेकिन मुझ पर ऐसी चालें बेकार हैं। मैं तुमसे शांति से पूछ रहा हूं कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। तेजा के इस अहंकारी लहजे ने विपिन को नाराज नहीं किया। वो बस खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। अगर ये आदमी उस दिन आतंकी भाइयों के साथ आया होता जिस दिन मैंने शहर छोड़ा था, तो इसे संभालना मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब जब मेरा मोनार्च कोर्सी रैंक पर है, मैं इसे आसानी से हरा सकता हूं बिना किसी की मदद के, विपिन ने सोचा। हालांकि उसे इस समय तेजा को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे पीटने का कोई फायदा नहीं है। आतंकी भाइयों की तरह यह भी साफ है कि इसे किसी ने पैसे दिए हैं मुझे पकड़ने के लिए। अगर मैं इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं तो मुझे उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा जिसने इन्हें मेरे पीछे लगाया है, विपिन ने गहराई से सोचा। तेजा की बातें खत्म होने पर विपिन ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि आखिर कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। भाई, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। मैंने इन लोगों से निपटने के लिए एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेवकूफों से भरे गैंग में तुम्हारे जैसा समझदार व्यक्ति भी होगा, विपिन ने मजाकिया लहजे में कहा, मानो कड़वाहट छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अपने आर्टिफैक्ट के साथ भी मैं तुमसे नहीं निपट पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा। उसने एक थके हुए व्यक्ति की तरह अपने हथियार डाल दिए। तेजा ने आतंकी भाइयों की ओर देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, देखा, इस तरह से बिना हाथ उठाए किसी को पकड़ते हैं। फिर उसने विपिन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग और मोबाइल फोन दे दो। विपिन ने बिना किसी बहस के अपनी स्टोरेज रिंग उतारकर तेजा को दे दिया। उसमें वैसे भी कोई जरूरी चीज नहीं थी,
क्योंकि उसकी सभी कीमती चीजें शैडो स्टोरेज में सुरक्षित थी। मैंने कल अपना मोबाइल फोन खो दिया था, इसलिए मेरे पास अभी कोई फोन नहीं है। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, विपिन ने शांत आवाज में कहा। तेजा ने उसकी जेबें चेक की और जब कुछ नहीं मिला तो उसने सिर हिलाया और विपिन को अपने पीछे आने का इशारा दिया। वैसे भाई, मुझे पता है कि तुम लोगों को मुझे पकड़ने के लिए पैसे मिले हैं। क्या कम से कम ये बता सकते हो कि वो कौन है जिसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? विपिन ने तेजा के पीछे चलते हुए पूछा। तेजा ने बिना रुके जवाब दिया, बस कुछ देर इंतजार करो, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाने ले जा रहा हूं। तुम अपने सारे सवाल उससे पूछ सकते हो। तो ये लोग मुझे सीधे उस व्यक्ति तक ले जा रहे हैं। अच्छा है, विपिन ने सोचते हुए मुश्किल से अपनी मुस्कान को दबाया और तेजा के साथ कार में बैठ गया। वैसे मैं 1 महीने से ज्यादा समय से शहर से बाहर था। क्या तुम सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए इतने समय तक एयरपोर्ट पर नजर रख रहे थे? विपिन ने कार चलने के बाद पूछा। तेजा ने गर्व से कहा, हम पेशेवर हैं। एयरपोर्ट पर लंबे समय तक नजर रखना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तेजा की बात सुनकर विपिन ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने उन्हें बेरोजगार गुंडे करार दिया, जिनके पास एयरपोर्ट की निगरानी के अलावा और कोई काम नहीं था। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद कार एक जर्जर बिल्डिंग के सामने रुकी। विपिन कार से बाहर निकला और चारों ओर देखा। इमारत टूटी फूटी और सुनसान थी, मानो सालों से छोड़ दी गई हो। चैप्टर 254, घमंडी अमीरजादा। विपिन तेजा के पीछे पीछे चलते हुए जर्जर इमारत को ध्यान से देखता रहा। भाई, जिस आदमी ने तुम लोगों को मुझे पकड़ने का आदेश दिया था, वो अंदर है? विपिन ने चलते चलते पूछा। तेजा ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मैंने उसे पहले ही बता दिया है, वो जल्द ही यहां आ जाएगा। तेजा ने विपिन को बिल्डिंग के अंदर ले जाकर तहखाने में पहुंचाया। तहखाना धूल और गंदगी से भरा था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी घटिया गुंडे के ठिकाने के अलावा कुछ न हो। तहखाने में पहुंचने के बाद तेजा और उसके साथी कुर्सियों पर आराम से बैठ गए। वे विपिन को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आपस में फिजूल की बातें करने लगे। विपिन ने उन्हें देखकर सिर झटका। क्या ये लोग सोचते हैं कि वे एस रैंक के हंटर हैं? इन्हें लगता है कि मैं यहां से भागने की कोशिश भी नहीं करूंगा, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने भी वही पड़ी एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। तब तक कुछ और करने को नहीं था, इसलिए उसने अपनी शैडो सेंस का इस्तेमाल करके आरोही से बात करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी सिर्फ 1 दिन ही बीता था, लेकिन आरोही अब अरोड़ा दुनिया की भाषा का थोड़ा बहुत समझने और बोलने लगी थी। कुछ ही दिनों में वो इस भाषा में पूरी तरह बात करने लायक हो जाएगी। विपिन ने मन ही मन सोचा। बघीरा और दूसरे लोग भी आरोही के साथ भाषा के वीडियो देख रहे थे, लेकिन वे अभी तक बोलने में असमर्थ थे। शायद अगर उनकी रैंक बढ़ जाए तो वे बोलने में सक्षम हो सके। विपिन ने सिर हिलाते हुए सोचा। विपिन अभी भी ये तय नहीं कर पाया था कि उसके शैडो अनडेड की रैंक को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उसने आखिरकार किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने तहखाने के दरवाजे की ओर देखा और देखा कि एक आदमी उसके सामने आ रहा है। उसके पीछे 2 महिलाएं चल रही थी। वह आदमी लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। लंबे भूरे बाल, काली आंखें और पतली भौहें जो उसे एक भूखी घमंडी छवि दे रही थी। उसने एक महंगा काला सूट और उससे मेल खाते हुए काले जूते पहने थे। उसका चलने का अंदाज ऐसा था मानो वो तेजा से भी बड़ा घमंड लेकर आया हो। आदमी के पीछे चल रही महिलाएं काले चश्मे और काले सूट पहने हुए थी, जिससे वे बॉडी गार्ड लग रही थी। आदमी बी रैंक का था, जबकि दोनों महिलाएं B+ रैंक की थी। विपिन ने उस आदमी को देखकर मन ही मन सोचा, कुल मिलाकर यह व्यक्ति एक बेवकूफ अमीरजादा लग रहा है जो अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए यहां आया है। तेजा और उसके साथी भी उस आदमी को देखकर अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हें मुझे यहां लाने के लिए कहा था? विपिन ने तेजा से पूछा। तेजा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उस आदमी की ओर चल पड़ा। हमारे समझौते के अनुसार मैंने उसे यहां लाकर दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब मुझे मेरी बाकी रकम जल्द ही मिल जाएगी, तेजा ने सीधे उस आदमी से कहा। आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं नाइट रैपिड का होने गिल्ड मास्टर हूं। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। इसके बाद उसने अपने पीछे खड़ी एक महिला को इशारा किया। उसके इशारे पर महिला ने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ ही पलों में तेजा के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उसे अभी अभी 3 मिलियन क्रेडिट मिले हैं। मैसेज पढ़कर तेजा ने खुशी से सिर हिलाया
और एक ओर हट गया। विपिन ने ये सब देख अपनी आंखें मटकाई। सचमुच ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम वही हो जिसने इन्हें मुझे पकड़ने का आदेश दिया था? विपिन ने झुंझलाते हुए पूछा, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस जर्जर जगह को छोड़ना चाहता था। आदमी ने विपिन की ओर गुस्से से देखा और गरजा, चुप रहो, तुम साधारण इंसान, तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दी? विपिन इस आदमी के अहंकारी व्यवहार से चौंक गया। उसका शक अब और पुख्ता हो गया कि यह आदमी सचमुच एक घमंडी अमीरजादा है। वाह, जिन कहानियों में मैंने ऐसे पात्र पढ़े हैं, यह बिल्कुल उसी तरह का घटिया रवैया दिखा रहा है, उसने सोचा। विपिन ने अपने अंदर के गुस्से को दबाने के लिए गहरी सांस ली। हालांकि वो इस आदमी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। क्या यह वास्तव में एक अमीर आदमी है? इसलिए उसने कुछ और जानकारी निकालने का फैसला किया। मैं माफी चाहता है महोदय, आपकी अनुमति के बिना बोलने के लिए। मुझे आशा है कि आप मेरे इस अपराध को माफ करेंगे, लेकिन क्या मैं आपसे अपने एक छोटे से शक को दूर करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? विपिन ने बेहद शांत अंदाज में कहा। आदमी ने घमंड भरे लहजे में कहा, तो आप पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। ठीक है, पूछिए, क्योंकि मैं आज अच्छे मूड में हूं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। यह सुनते ही विपिन के शक की पूरी तरह पुष्टि हो गई। हां, इसमें एक अमीरजादे होने के सभी लक्षण मौजूद हैं, उसने मन ही मन सोचा। चापलूसी पसंद है तो चलो खेलते हैं, विपिन ने मन ही मन सोचा। आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता था। क्या आपके पिता नाइट रैपिड गिल्ड मास्टर हैं? विपिन ने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए कहा। युवा मास्टरों की पहचान के सबसे आम लक्षणों में से एक ये है कि उनके पिता या तो किसी परिवार के मुखिया होते हैं या किसी गिल्ड के मास्टर। क्योंकि इस दुनिया में परिवार से ज्यादा गिल्ड का जरूरी था, उसने सीधा गिल्ड मास्टर वाला सवाल ही पूछा। आदमी ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। मेरे पिता एरैंक के हंटर हैं और नाइट रैपिड गिल्ड के मास्टर हैं। ये सिल्वर रैंक का गिल्ड है जो जल्द ही गोल्ड रैंक में प्रमोट होने वाला है, और भविष्य में मैं इसका अगला गिल्ड मास्टर बनूंगा। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान तैरने लगी। विपिन ने सिर हिलाया। ठीक सोचा था, यह घमंडी यंग मास्टर है, उसने मन ही मन कहा। आखिरी सवाल, विपिन ने थोड़ा रुके हुए कहा। हालांकि यंग मास्टरों की दर्जनों विशेषताएं होती हैं, लेकिन वह जो सवाल करने जा रहा था उससे सब कुछ साफ हो जाएगा। पूछो। आदमी ने विपिन के चाटुकार व्यवहार से खुश होकर उसे इजाजत दी। क्या तुम हर उस सुंदरी को अपना बनाना चाहते हो जो तुम्हारे सामने आए? आदमी जवाब देने के लिए तैयार था। हां, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज थम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि वो क्या कहने वाला था। हालांकि उसने खुद को बीच में रोक लिया, लेकिन विपिन को वो जवाब मिल चुका था जिसकी उसे जरूरत थी। बस पूरी तरह घमंडी अमीरजादा कहानियों में इन जैसे बेवकूफों ने कितनी अच्छी कहानियां बर्बाद कर दी। उसने ये सोचते हुए सिर झुका लिया। मेरे पिछले जीवन में यंग मास्टरों ने न जाने कितने अच्छे कहानियों को खराब कर दिया था, और अब इस दुनिया में वे बिना किसी कारण मेरे साधारण जीवन को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। विपिन ने खींचते हुए सोचा। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो मुस्कान कम और निराशा की झलक ज्यादा थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बेकार सवाल पूछने की? उस आदमी ने गुस्से में चिल्लाते हुए विपिन को घूरा। विपिन के सवाल पर तेजा और बाकी लोग भी हैरान रह गए। वहीं उस आदमी की दोनों महिला बॉडीगार्ड ने अपनी हंसी रोकने के लिए सिर दूसरी ओर घुमा लिया। तुम कमीने, अपना मुंह बंद करो, विपिन ने ठंडे लहजे में कहा। जमीन से दो बर्फ की जंजीरें सांपों की तरह बाहर निकली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे जंजीरें आदमी की गर्दन में लिपट गई। गर्दन में जंजीरों के कसते ही वे उसे खींचकर विपिन के पैरों तक ले आई। विपिन अब भी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। अब बताओ कमीने, तुमने इन्हें मेरे पीछे क्यों भेजा? उसने ठंडे धमकी भरे लहजे में पूछा। चैप्टर 255 इम्प्रेस। जैक पूरी तरह से हैरान रह गया जब बर्फ की जंजीरों ने उसे खींचकर विपिन के पैरों तक लापटका। बी रैंक का हंटर होने के नाते साधारण परिस्थितियों में वो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता था कि जंजीरें उसे छू भी न पाती, लेकिन विपिन द्वारा पूछे गए पहले के सवाल ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि वो समय पर कुछ कर ही नहीं पाया। उसकी दोनों महिला बॉडीगार्ड भी अपनी हंसी रोकने के प्रयास में उलझी हुई थी, जिसके कारण वे भी स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। अब बताओ कमीने, तुमने इन्हें मेरे पीछे क्यों भेजा?
विपिन ने ठंडी और धमकी भरी आवाज में सवाल दोहराया। जैक ने उसकी बात सुनी और जब उसने विपिन की ओर देखा तो उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से ऐसा डर लगा कि वो लगभग खुद पर काबू खो बैठा। मास्टर जैक को छोड़ दो। आखिरकार जैक की महिला बॉडीगार्ड ने स्थिति को समझा और उनमें से एक तेजी से विपिन की ओर दौड़ी। विपिन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें अब भी जैक पर टिकी थी, जिसका शरीर डर से कांप रहा था। जैसे ही महिला बॉडीगार्ड विपिन के करीब पहुंची, उसकी परछाई अचानक जमीन पर फैल गई। परछाई के अंदर से एक बड़ा काला हाथ निकला, जिसने एक पेड़ के तने जैसा मोटा डंडा पकड़ रखा था। क्या? महिला बॉडीगार्ड चौंक गई। उसने जल्दी से अपने हाथ आगे कर डंडे के प्रहार को रोकने की कोशिश की। क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। इसके साथ ही उसकी दर्द भरी चीख तहखाने में गूंजने लगी, जब डंडे की ताकत से वो हवा में उछली और जमीन पर गिर पड़ी। तेजा और बाकी के लोग हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला साइक्लोप्स अचानक वहां दिखाई दिया। उसके हाथ में पेड़ जैसा मोटा डंडा था, जो उसकी ताकत और खौफ को साफ जाहिर कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि साइक्लोप्स विपिन के सामने खड़ा है, तो वे तुरंत समझ गए कि उसे किसने बुलाया है। उसे याद आया कि उसने पहले विपिन के साथ कैसा व्यवहार किया था, और अब उसे अपनी जान जाने का डर भी लग रहा था। पीछे खड़ी दूसरी बॉडीगार्ड भी ये देखकर हैरान थी कि उसका साथी सिर्फ एक ही हमले में धराशायी हो गया था। वो भी साइक्लोप्स पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाक और वही खड़ा रह गया। लेकिन विपिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी बर्फ की चेन को और कसते हुए जैक का चेहरा अपने करीब खींच लिया, जो अब तक अपनी चौड़ी आंखों से साइक्लोप्स को घूर रहा था। तो अब बताओ, तुमने उन्हें मेरे पीछे क्यों भेजा? विपिन ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से पूछा। जैक ने कांपते हुए जवाब देना शुरू किया। मेरे पिता है, मुझे पता है। विपिन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। तुम्हारे पिता एक रैंक के हंटर हैं, और वो नाइट रैपिड गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। विपिन ने जैक की आंखों में घूरते हुए ठंडी आवाज में जोड़ा। लेकिन मेरे चेहरे को देखो, क्या मैं ऐसा लगता हूं जिसे इस बकवास से कोई मतलब होगा? अब बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे वही बताओ जो मैं जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं अपना धैर्य पूरी तरह खो दूं। जैक ने अपने सूखे हुई गले से लार निगलते हुए महसूस किया कि उसके पिता रैंक के हंटर हैं, इसलिए विपिन से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। डर के मारे उसने सच बताना शुरू किया। पहले विपिन को लगा कि यह सब जैक ने सिर्फ विभा को प्रभावित करने और उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए किया होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली निकली। यह लड़का सच में एक बेवकूफ है। वो लंबे समय से विभा का पीछा कर रहा था। जब उसे पता चला कि विपिन ने एग्जाम के दौरान उसके साथ क्या किया था, तो वो गुस्से से भर गया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। जैक ने सोचा कि अगर वो विपिन से बदला लेगा तो विभा उसे नोटिस करेगी, और साथ ही विभा जैसी एक A+ रैंक की हंटर भी उससे प्रभावित होगी। असल में वो सिर्फ एक बेवकूफ था। अमीरजादे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? विपिन ने जैक को खाली आंखों से घूरते हुए सोचा। जिस पल उसे यह पता चला कि जैक एक यंग मास्टर है, उसे तुरंत समझ जाना चाहिए था कि वो ये सब किसी जेड ब्यूटी को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। विपिन को शर्म आ रही थी कि उसने पहले सोचा था कि जैक ये सब विभा की अच्छी किताबों में शामिल होकर अपने गिल्ड के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है। उसने फिर से जैक की ओर देखा और आहें भरने की इच्छा को दबाते हुए कहा, तो तुमने उन लेटर को पढ़ने के बाद ये सब करने का फैसला किया, है ना? हाँ। विपिन के सवाल पर जैक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। जैक का दूसरा बॉडीगार्ड, जो अब तक अपनी जगह पर जमी हुई थी, ये देखकर कि विपिन ने जैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, चुपचाप अपने घायल साथी की ओर भागने लगी, जिसे पहले नेक्रोस ने उड़ा दिया था। विपिन और नेक्रोस ने उस बॉडीगार्ड को जाते हुए देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल नहीं थी, फिर भी उसके दोनों हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी। विपिन ने जैक की ओर ध्यान दिया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उन लेटर्स के पीछे कौन है? जैक ने यह सवाल सुनते ही एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, वे भा। जैक की झिझक देखते ही विपिन की आंखें सिकुड़ गई और उसकी ठंडी नजरों ने जैक को और भी घबराने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल जैक ने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया और जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुरंत बता दो, वरना तुम्हें इतनी लंबी यातनाएं सहनी पड़ेंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। विपिन ने अपनी आवाज में एक ठंडा गुस्सा भरते हुए कहा और दिमाग को दबाने की अपनी क्षमता को रोक दिया। यह आदमी आखिर है कौन?
जैक ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सोचा। वो पूरी तरह से हैरान था कि एक D+ रैंक का हंटर उसे इस तरह से दबाव में कैसे डाल सकता है। उसने ये सोचने की कोशिश की कि क्या वो किसी तरह अपने स्किल का इस्तेमाल करके विपिन से बच सकता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो ऐसा करने में असफल था। जब विपिन ने उसे अपनी ओर खींचा था, उसी समय उसने शैडो डायमेंशनल बुलेट का इस्तेमाल किया था। इस पूरी बातचीत के दौरान एक छोटी काली गोली जैक के सीने के ठीक सामने मंडरा रही थी, मानो उसे याद दिला रही हो कि अगर उसने कुछ भी गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। जैक ने जैसे ही अपने स्किल का उपयोग करने के बारे में सोचा, उसने देखा कि काली गोली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वो अच्छी तरह समझ गया कि अगर उसने कोशिश भी की तो गोली उसके दिल को छेद देगी, इससे पहले कि वो अपना स्किल पूरी तरह सक्रिय कर पाता। अगर ऐसा कुछ पहले हुआ होता तो शायद विपिन ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि जैक अपने स्किल का उपयोग करने वाला है। लेकिन माना एफिनिटी फल खाने के बाद विपिन को माना के प्रवाह को महसूस करने और यह समझने की क्षमता मिल गई थी कि कोई व्यक्ति स्किल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही विपिन ने अपने दिमाग दबाने वाले स्किल को रोक दिया, उसे महसूस हुआ कि उसका सिर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब तुम बताओगे कि उन लेटर्स के पीछे कौन है, या मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा? विपिन ने जैक को होश में आते देख एक बार फिर पूछा। विभा, जैक ने भारी सांस लेते हुए कहा। यह विभा थी जिसने उन आर्टिकल को प्रकाशित किया। जैक की बात सुनकर विपिन ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। मैं कहता हूं, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ जैसा लगता हूं? उसने अपनी ठंडी आवाज में पूछा, मानो हर शब्द जैक के दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रहा हो।